हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ओसीएम रिवीजन का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस रिवीजन लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर वाइज पार्ट देखते जाएं और जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैंने ज्यादा अच्छे से चीजें बताई है ताकि आपको बोर्ड में मैक्सिमम स्कोर करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम रिवीजन का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है, आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में, लर्न करने में आसानी हो। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सोशल यानी समाज, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदारी। तो हर बिजनेसमैन की समाज के प्रति जवाबदारी है, क्योंकि बिजनेसमैन समाज से ही पैसा कमाता है। समाज के लोग उनको तरह तरह से हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। पहले इस मीनिंग का पहला लाइन पढ़ लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशंस टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ऑब्लिगेशन यानी हमारी एक जवाबदारी है कि हम ऐसे डिसीजन लें, ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करें जो समाज के हिसाब से सही है। दो हर बिजनेस मैन का एम होता है टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ एम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ करना है। इन शॉर्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि बिजनेसमैन ने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी। अब किसके साथ नहीं करनी है ये समझने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा आपके सामने बिजनेसमैन की ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं समाज के, जिनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये ग्रुप्स के प्रति ना बिजनेसमैन की जवाबदारी है। इन सिंपल वर्ड्स, इसने किसी का भी हक नहीं मारना है, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है, इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाना है और इनके हित की बात करनी है। तो जितने भी आपको स्क्रीन पे चीजें दिख रही हैं, जितने भी ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, लेट अस सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। मिस्टर बोवेन क्या कह रहे हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसीज, टू मेक दोज डिसीजंस और टू फॉलो दोज लाइन ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर सोसाइटी। अभी भी जो मैंने मीनिंग में बात कही वही यहां पे डेफिनेशन में भी दी गई है। यानी आप मीनिंग, डेफिनेशन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, लगभग सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जरूरत है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की? पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। फ्रेंड्स, ये जो ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल है किसने लाया? गांधी जी ने लाया। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी ने अपने टाइम पे कहा था कि अगर कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हें उसको अच्छे से सर्व करना है, वरना दोबारा वो कभी आपकी दुकान पे नहीं आएगा। आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सामने वाला पहली बार आप पे भरोसा करके आया, अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो दोबारा ना तो वो खुद आएगा ना तो वो किसी और को आने देगा। पॉइंट नंबर 2, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। यस, समाज के एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहे हैं। समाज बिजनेसमैन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देगा, हमें गलत प्रोडक्ट नहीं देगा, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करेगा, हमें तकलीफ नहीं देगा। पॉइंट नंबर 3, रेपुटेशन। हर कंपनी रेपुटेशन के लिए काम करती है। अगर हम समाज के जितने भी ग्रुप्स हैं, अभी अभी मैंने आपको स्क्रीन पे बताया, इमेज बताया, अगर हम सबके साथ सही व्यवहार करते हैं, सबको अपना हक देते हैं, तो इससे ओवरऑल कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4 इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी हमें हर तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 5 इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यह है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या कुछ और, समाज चाहता है कि आप इन रिसोर्सेज का क्या यूज करोगे? बेस्ट यूज करोगे, यानी इसको हर तरह से आप इसको वेस्टेज को अवॉइड करोगे। पॉइंट नंबर 6 इज प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। फ्रेंड्स, ट्रेड यूनियन क्या होता है? वर्कर्स का यूनियन। अगर हम वर्कर्स को उनका हक नहीं देंगे तो वर्कर्स यूनियन बना के बिजनेसमैन को प्रेशराइज करेंगे, फिर दोनों के बीच के रिलेशनशिप खराब होंगे। तो इससे अच्छा है कि बिजनेसमैन ने वर्कर्स को उनका हक दे देना है, उनका पगार टाइम पे मिलना चाहिए, उनको दिवाली पे बोनस मिलना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस मिलने चाहिए, ताकि वर्कर्स का यूनियन आपको कुछ बिगाड़
ना सके। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। फ्रेंड्स, अभी मॉडर्न जमाने में कंज्यूमर मूवमेंट ग्रो होते जा रहे हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, कंज्यूमर को बहुत कुछ बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन आपको कैसे कैसे चीटिंग कर सकता है। तो हर बिजनेसमैन ने वो हिसाब से काम करना है। अगर हम कंज्यूमर को लूटेंगे तो ये संस्थाएं हमें तकलीफ दे सकती है। इतना नहीं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में थोड़ी देर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर हम अपनी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी समझ के काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट फिर हमसे जबरदस्ती चीजें कंट्रोल करवाएगी। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करेगी, वो एक्ट पास करेगी, वे सबको वो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट प्रेशर के अंडर नहीं आना चाहते तो आपने अपनी जवाबदारी को खुद परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? फ्रेंड्स, अगर हम सबके साथ अच्छा करते हैं, सबको अच्छा देते हैं, तो ये हम उनके लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपनी किसी का भी हक नहीं रख रही है और कंपनी सही ढंग से ऑपरेट कर रही है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, यानी हमारे समाज में कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो हमने इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की, कम करने की पूरी कोशिश करनी है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्रेंड्स पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन चुका है और बहुत सारे फॉरेन की कंपनियां हमारे देश में आ गई हैं। तो ये पता चलता है कि बहुत सारे देशों में कंज्यूमर के राइट्स को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए बिजनेसमैन ने भी वो हिसाब से काम करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट तो आप सबको पता ही है, रोल ऑफ मीडिया। अब क्या होता है, अगर आप गलत चीजें करते हो या गलत प्रोडक्ट सप्लाई करते हो या आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, तो सोशल मीडिया में चीजें वायरल हो जाती है और फटाफट से लोगों तक पहुंच जाता है कि कौन सी कंपनी का क्या प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको 12 पॉइंट्स दिए गए। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट वगैरह में आता है तो एटलीस्ट आप कोई भी 8 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम देखते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज यानी ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करें, इसको कंपनी का एसेट माना जाता है। एम्प्लॉयज के बगैर कोई कंपनी नहीं चल सकती, तो हमारी इनके प्रति क्या जवाबदारी है? पॉइंट नंबर 1, हमने इनको जॉब सिक्योरिटी यानी हमने इनको परमानेंट करना है। जब बंदे को हम परमानेंट करेंगे तो ये हमारी कंपनी छोड़ के जाने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इनको अच्छा रेम्यूनरेशन यानी अच्छा पगार देना है, फैसिलिटीज देने हैं, इंसेंटिव्स देने हैं, बोनस देना है, यानी इनका हक नहीं मारना है। पॉइंट नंबर 3, इनके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स की हम बात करें, यानी वर्कर्स हमारे पास काम करने आते हैं, जान गंवाने नहीं आते। तो काम करते समय इनको ग्लोव्स, गमबूट एक्सेट्रा की, मास्क की जरूरत है, तो हमने वो चीजें इनको प्रोवाइड करनी है ताकि इनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। पॉइंट नंबर 4 इज गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी काम करने का अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है। प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग का होना बहुत जरूरी है ताकि वर्कर्स को कोई तकलीफ ना हो। पीने का साफ पानी प्रोवाइड करना है ताकि वर्कर्स अच्छे से काम कर सके। पॉइंट नंबर 5, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी वर्कर्स अगर यूनियन बनाना चाहते हैं तो हमने उनको अलाउ करना है, हमने उनको यूनियन ज्वाइन करने से नहीं रोकना है। वी शुड नॉट फॉलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। समय समय पे हमने वर्कर्स को एजुकेशन ट्रेनिंग देते रहना है, उनके नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है ताकि हम उससे बेस्ट तरीके से काम ले सके और उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनका भी पगार बढ़ सके, उनको भी अच्छा पेमेंट मिल सके। अगर वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली उनको अच्छा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी वर्कर्स को अलाउ करना है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, उनसे सजेशन लें। इससे क्या होगा, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगा, यानी उनको लगेगा कंपनी हमारे बारे में सोचती है, वो लॉयल रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। यस, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको हमने समय समय पे प्रमोशन का मौका मिलना चाहिए। प्लस जो बेटर परफॉर्म करने वाले लोग हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, उनको वो मौका मिलना चाहिए। और ये कौन देगा मौका? बिजनेसमैन देगा। पॉइंट नंबर 9 इज प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होता है? यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, एम्प्लॉयज को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसको सॉल्व करने का एक सिस्टम, एक प्रोसीजर का होना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द मैटर को सॉल्व करना है ताकि कोई क्लैशेस या डिस्प्यूट्स ना हो।
10वां नंबर पॉइंट मिसलेनियस, यानी और भी बहुत सारी बातें बताई गई है, एक्स्ट्रा बातें बताई गई है, जैसे कि अच्छा ट्रीटमेंट देना है, यानी उनके साथ गाली गलौज वगैरह नहीं करना है, अच्छे से बातचीत करनी है, उनको रेस्पेक्ट देना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, हमने उनको रिकॉग्नाइज करना है, अप्रिशिएट करना है, एनकरेज करना है जिनके पास खास तरह के स्किल्स हैं। जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज अगर उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उनको भी खुशी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी हम सब, तो ग्राहकों के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है। पॉइंट नंबर 1 इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बिजनेसमैन ने हमेशा चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट आपको देना है, सस्ता भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट भी इसमें कवर हो गया। फेयर प्राइसेस का मतलब है जैसा काम वैसा दाम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कस्टमर सेफ्टी। यस, प्रोडक्ट जो है कस्टमर के लिए सेफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट से कस्टमर को कोई हानि या नुकसान नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जब कंपनी ऐड करती है तो ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है। ऐड में कई बार कुछ भी दिखाया जाता है तो ऐसा नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, आफ्टर सेल सर्विस। खास करके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, कॉस्टली गुड्स होते हैं, कंपनी उसमें वारंटी सर्विस के बारे में बहुत कुछ बोलती है प्रोडक्ट बेचते समय, तो हमने ईमानदारी से वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी ने R&D पे खर्चा करते रहना है ताकि वो हमारे लिए नए नए प्रोडक्ट्स अपग्रेड करके लाती है और हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। पॉइंट नंबर 7 इज रेगुलर सप्लाई होना चाहिए गुड्स का। माल का शॉर्टेज होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, हमारी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए रेगुलर सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंड कंप्लेंट्स। यस, अगर कस्टमर के कुछ कंप्लेंट्स हैं तो उसको ध्यान से सुनना है, उसको सॉल्व करना है, ये हर कंपनी की जवाबदारी है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग। हो सके तो कुछ चीज़ों में कस्टमर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या कंप्यूटर या कुछ और है, इस चीज़ को हमने कैसे यूज़ करना है, नो डाउट उसका चाहे तो वो चार्जेस ले सकते हैं, लेकिन सही ट्रेनिंग और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट यूज़ करने में आसानी होगी। And the last one is to avoid customer exploitation. Point number 10 is to avoid customer exploitation, यानी शोषण नहीं करना है, कस्टमर को लूटना नहीं है, क्योंकि इनसे हम हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। सरकार के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है। सबसे पहले सरकार बिजनेसमैन के लिए क्या करती है, स्क्रीन पे आपके सामने है। सरकार बिजनेसमैन को तरह तरह के इंसेंटिव्स यानी बेनिफिट्स देती है, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, सरकार देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है, कॉमन मैन के फायदे के लिए काम करती है। तो सरकार बिजनेसमैन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 1 इज टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी हमने जो है टाइम पे जो भी हमारा टैक्स बनता है वो हमने पे करना है ताकि गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम चलाने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो कायदे कानून बनाए हैं बिजनेसमैन ने उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे ताकि हमारे देश में क्या है, फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमें इंपोर्ट्स का पेमेंट करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिजनेसमैन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारे देश से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें खत्म होनी चाहिए, तो बिजनेसमैन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 5 इज इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी सरकार ने जो पॉलिसीज बनाया सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार इसमें बिजनेसमैन की हेल्प चाहती है ताकि उनको ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में आसानी हो, जिसका फायदा समाज को होगा। पॉइंट नंबर 6 इज सजेशंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि अगर बिजनेसमैन हमें सजेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बन रही है या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी बन रही है, उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें दे सकते हो। पॉइंट नंबर 7, नो फेवर्स, यानी रिश्वत देख के हमने गलत फेवर्स नहीं डिमांड करने। कुछ लोग गलत नियम पास करवाते हैं ताकि अपना फायदा हो, तो ऐसा नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट के खजाने में बिजनेसमैन ने डोनेट करते रहना है। जैसे कोरोना की वजह से प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं रिलीफ फंड में कई सारे लोगों ने कई सारे करोड़ का दान किया। टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ऐसा आपने देखा सुना रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, तो हमने इनके प्रति क्या जवाबदारी है, समय समय पे हमने इनकी मीटिंग लेनी है,
इनको सारी बातें बताते रहनी है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया तो इनको बदले में रिटर्न मिलना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, एक तो अच्छा रिटर्न यानी अच्छा डिविडेंड वगैरह इनको मिलना चाहिए। दूसरा, इनका इन्वेस्टमेंट पैसा सेफ होना चाहिए। तीसरा, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में दिन ब दिन बढ़ते रहना चाहिए, उनकी वैल्यू बढ़ते रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, यानी इनकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शिकायतें हैं, तो उसको जल्द से जल्द सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इनको अंधेरे में नहीं रखना है, सारी चीजें इनको बताते रहनी है। कंपनी में जो भी चीजें हो रही है, अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इनसे कुछ भी छुपाना नहीं है। पॉइंट नंबर 6 इज मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, यानी हम कंपनी को अच्छे से चलाने की कोशिश करेंगे, कंपनी को इंसॉल्वेंट होने से बचाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस के मालिक होते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं। तो देखते हैं इनके प्रति हमारी क्या जवाबदारी है। ओनर्स को सबसे पहला पॉइंट, जो भी बिजनेस के मालिक है उनको रीजनेबल प्रॉफिट उनका हक है, तभी वो अपने बिजनेस को चला पाएंगे, ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी जहां मौका मिले वहां चौका मारो, कहां कहां बिजनेस कर सकते हैं, क्या नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये पूरी कोशिश करनी है ताकि ओनर्स का इनकम बढ़ना चाहिए और देश को भी फायदा होगा। पॉइंट नंबर 3, जो ओनर्स का जो पैसा है उसका ऑप्टिमम यूज, यानी पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, पैसे को बिल्कुल भी गलत तरीके से वेस्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, मिनिमाइज वेस्टेज, हर तरह के वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तो ओनर्स का पैसा नहीं डूबेगा। पॉइंट नंबर 5, हमने एफिशिएंसी से बिजनेस करना है, यानी हर तरह के फालतू के एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश करनी है ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और ओनर्स को अच्छा बेनिफिट मिल सके। पॉइंट नंबर 6, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइस को कुछ लोग फ्लक्चुएट करवाते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग भी कई बार उसको बोला जाता है, तो ऐसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि इससे ओनर्स को लॉस होता है। नेक्स्ट, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ओनर्स यही चाहते हैं कि आप बिजनेस को एक्सपांड करो, डाइवर्सिफाई करो ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमारे शेयर्स का भी वैल्यू बढ़े, हमारा भी इनकम बढ़े। पॉइंट नंबर 8, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, समय समय पे ओनर्स को मीटिंग बुलानी है, उनको समय समय पे इंफॉर्मेशन देते रहनी है ताकि उनको सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड, यानी इनके पैसे का सही इस्तेमाल करना है, पैसा दूसरे का है तो हम कैसे भी बर्बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज क्रिएटिंग गुडविल, ओनर्स चाहते हैं कि हर कंपनी अपने गुडविल को, रेपुटेशन को बनाने की, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे ताकि ओनर्स को भी प्राउड फील हो सके कि वो अच्छी कंपनी के ओनर हैं। ये थे रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्कोरिंग टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आज हम उस पर कवर करने जा रहे हैं, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले कंज्यूमर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हम सब कंज्यूमर हैं, लेकिन कंज्यूमर किसे कहा जाता है? एक मार्क का ब्लैंक है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये कंज्यूमर वर्ड लिया गया है, डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कंज्यूमर, जिसका मतलब होता है टू ईट और ड्रिंक। Consumer is the one who consumes or uses any commodity or service available from natural resources or through a market. Consumer वो व्यक्ति होता है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, यूज करता है। इतना ही नहीं, 2 ब्लैंक्स और हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज डैश ऑफ द मार्केट, किंग ऑफ द मार्केट। सब लोगों ने किंग ही लिखना है, क्वीन कोई भी नहीं लिखेगा। मैं समझता हूं कुछ लोगों को फील हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये भी 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए मैंने सोचा आपको बता दो ताकि आपका एक मार्क स्कोर करने में आपको आसानी हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला पॉइंट, क्या जरूरत है हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? पॉइंट नंबर 1, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन जो कंज्यूमर के लिए डिसीजन लेते हैं ना, कंज्यूमर्स को वो कंसल्ट ही नहीं करते, तो उनको भी आगे उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, उनसे पूछ के काम करना चाहिए ताकि वो उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, कंज्यूमर्स को कई बार कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो बिजनेसमैन का फर्ज बनता है कि वो इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, अवेयरनेस क्रिएट करे ताकि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिले और उनको डिसीजन लेने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 3 भी उसी से कनेक्टेड है,
इग्नोरेंस। कई बार कंज्यूमर्स बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता क्या कि आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, डोमेस्टिक भी बने हुए हैं, फॉरेन के भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, कंज्यूमर्स आर कंफ्यूज, उनको बहुत कुछ नहीं पता है। तो हमने उनको ज्ञान देना है, उनको सही तरह का नॉलेज देना है ताकि उनको सही डिसीजन लेने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 4 इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स आर स्प्रेड स्कैटर्ड, वो एकजुट नहीं है और जिसका फायदा बिजनेसमैन उठाते। तो ऐसा नहीं करना है, कंज्यूमर्स ने अपने हक के लिए मिलके लड़ना पड़ेगा। इसके लिए कंज्यूमर मूवमेंट फॉर्म करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 स्पूरियस गुड्स, यानी डुप्लीकेट गुड्स की बात कर रहे हैं। कई बार कंज्यूमर को पता ही नहीं चलता प्रोडक्ट असली है कि नकली, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। कई बार डुप्लीकेट गुड्स सप्लाई किए जाते हैं और भोले वाले कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। तो इस चीज का भी हमने उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है कि प्रोडक्ट लेते समय कैसे चेक करें कि प्रोडक्ट असली है या नकली है। पॉइंट नंबर 6 मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। यस, कुछ भी एडवर्टाइजिंग बताते हैं मिसगाइड करने वाले, ये यंत्र वो मंत्र, इससे ऐसा होगा उससे वैसा होगा। तो इस तरह के ऐड नहीं देने हैं। कंज्यूमर्स को भी पता होना चाहिए कि ये सब ऐड में बता रहे हैं, रियल में ऐसा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन तरह तरह से चीट करते हैं कंज्यूमर्स को। अंडरवेट का एग्जांपल ले लेता हूं, सब्जी को पानी लगा रहे हैं। सब्जी को पानी क्यों लगा रहे हैं? फ्रेश रखने के लिए। इज द रॉन्ग आंसर। सब्जी को पानी लगाने से ना उसका वजन बढ़ता है, वजन बढ़ेगा तो जब तोलने जाएंगे तो कम तोलने वाला है। नेक्स्ट टाइम सब्जी खरीदते समय ध्यान रखें। रिक्वेस्ट है अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं कि वो जानबूझ के सब्जी को पानी लगाते हैं ताकि वो हैवी रहेगा तो कम तोलेगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, इवन आज के ज़माने मॉडर्न ज़माने में, जबकि ये कई साल से ऐसा करके लूटा जाता है कंज्यूमर को। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्टीशिप, यानी हमने ट्रस्ट क्रिएट करना है। बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। समाज उन पे भरोसा करता है तो बिजनेसमैन ने सही ढंग से अपना रोल परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में इसके आने के मैक्सिमम चांसेस है। ये सामने आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 10 राइट्स हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। अगर हम बात करें तो ये 10 राइट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करना है, ओन वर्ड्स में लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट है राइट टू सेफ्टी, यानी कंपनी ने एश्योरेंस देना है कि वो हमें सही प्रोडक्ट दे रहे हैं, इससे हमें किसी भी प्रकार का जानो माल का नुकसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में हमें सही जानकारी मिले तो इसके लिए प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कुछ लिखा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, प्राइस एक्सेट्रा, सारे डिटेल्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 3 राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस क्या होता है फ्रेंड्स? यस, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, मार्केट में वैरायटी अवेलेबल होनी चाहिए, हर बंदे के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की ना अपना परचेसिंग पावर होता है। अमीर के लिए, गरीब के लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए सैशे में 1 रुपए में, 2 रुपए में भी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है, राइट टू चॉइस। तो मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 राइट टू हर्ट, मतलब हमारी बात सुननी है। इसके लिए कंज्यूमर फोरम बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, इसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करना है ताकि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो और वो अपने हक के लिए लड़ सके। नेक्स्ट राइट टू रिड्रेस का मतलब होता है राइट टू सॉल्व। रिड्रेस में 3 आ आते हैं, रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड। प्रोडक्ट खराब है तो रिपेयर करके दो, रिपेयर नहीं हो सकता तो रिप्लेस करके दो। रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब में सेम प्रॉब्लम है तो मेरे को मेरा पैसा रिफंड करो। तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर इनके प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ तो ये लोग कॉम्पेंसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू रिप्रेजेंट, यानी कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई भी कंज्यूमर के राइट्स को ध्यान में रखते हुए उनके फायदे के लिए उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। 8th पॉइंट इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी हमने अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हर तरह के पोल्यूशन को क्या करना है, कम करना है, कंट्रोल करना है। पॉइंट नंबर 9 इज राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अभी मैंने आपको बताया बिजनेस में अनफेयर तरीके से चीटिंग करके पैसा कमाते हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, स्मगलिंग, अंडरवेट एक्सेट्रा, इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, कंज्यूमर्स को चीट नहीं करना है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस यानी डेंजरस गुड्स,
ये हमारे हेल्थ, हमारे जानो माल के नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं, हमें ये तकलीफ दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसे कुछ गुड्स हैं भी तो उसके ऊपर क्लियर वार्निंग लिखा होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को कोई तकलीफ ना हो। तो फ्रेंड्स, ये 10 के 10 राइट्स हैं और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 10 के 10 ही लिखने हैं राइट्स, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया, बाकी क्वेश्चंस में आप पॉइंट्स कम कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और सिंपल है, उंगलियों पे इसको याद कीजिए, बाकी 2-4 लाइनें आप लिख सकते हैं, ऐसा मेरा आप सब पे विश्वास है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब क्या क्या तरीके हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। 7 पॉइंट्स है। पहले तो लोक अदालत यानी पीपल्स कोर्ट 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यहां पे क्या होता है, कोर्ट में ना हमें तारीख पे तारीख मिलती रहती है, केस सॉल्व नहीं होता। इसके लिए 2 पार्टीज को बोला जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करके भी जो है मैटर को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए क्या बनाई गई है, लोक अदालत बनाई गई, जिसको नाम दिया गया है पीपल्स कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट फॉर्म में पीआईएल यानी जनहित याचिका। फ्रेंड्स, आपने जॉली एलएलबी पिक्चर देखी होगी या फिर आपने ओएमजी पिक्चर देखी होगी, नहीं देखी तो आप देखेंगे। पीआईएल यानी पब्लिक के फायदे के लिए कोई भी पीआईएल फाइल कर सकता है ताकि समाज को यह बेनिफिट मिल सके। पॉइंट नंबर 3 रिड्रेसल ऑफ फोरम्स यानी फोरम बनाए गए, थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, आप यहां पे कंप्लेंट कर सकते हो और अपने नुकसान की भरपाई ले सकते हो। पॉइंट नंबर 4 अवेयरनेस प्रोग्राम्स। आजकल बहुत सारे एनजीओस वगैरह हैं, कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो करके अभियान चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ताकि आपके साथ कोई चीटिंग या नाइंसाफी ना हो। पॉइंट नंबर 5 इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कई सारे ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर के हक के लिए लड़ती है, एनजीओस एक्सेट्रा, तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो वो हिसाब से हमने कोशिश करनी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कंज्यूमर मूवमेंट भी कहते हैं, तो कंज्यूमर मूवमेंट को हमने और स्ट्रॉन्ग करना है, हमने उनके साथ जुड़ना है ताकि हम सब मिलके बिजनेसमैन जो हमें चीट करे उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकें। पॉइंट नंबर 6 इज कंज्यूमर वेलफेयर फंड। फ्रेंड्स, कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होता है, कंज्यूमर्स के भलाई के लिए फंड रखा गया है। खास करके इसका ज्यादा करके कहां पे इस्तेमाल होगा, रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में हमने कंज्यूमर्स को, गांव वालों को गाइड करना है, उनके साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी हो तो इस तरह का सरकार ने फंड रखा हुआ है ताकि कंज्यूमर्स के लिए हम तरह तरह की योजनाएं चला सके और उनको बेनिफिट दे सके। पॉइंट नंबर 7 इज लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी सरकार ने हमारे लिए कई सारे एक्ट पास किए, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ऐसे कई सारे कानून बने हुए हैं। ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ चीटिंग ना करे, अगर करता है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये थे हमारे वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं 500% का गारंटी देता हूं ये आपको एग्जाम में आएगा और इसमें आपको 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 5 मिनट इसको ध्यान से सुनिएगा, आपका चीजें आपके लिए आसानी से 4 मार्क आप स्कोर कर सकते हो। जैसे बताया जाता है वैसे करेंगे तो आपको स्कोर करने में आसानी होगी। तो चलिए ये तीनों के बीच में हम देखते हैं। पहला पॉइंट, मीनिंग। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अब क्या होता है, ये तीनों क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है। तीनों में पहला लाइन चेक करो, तीनों क्या है, एक ही लाइन याद करनी है, तीनों में लिख सकते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, यानी ये कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोड बनाया गया जिसको नाम दिया रिड्रेसल फोरम। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, दूसरा स्टेट लेवल पे काम करेगा, तीसरा नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे। और इसको किसने फॉर्म किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में, और वहां पे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। आराम से याद कीजिएगा, सिंपल है, एक याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पढ़ोगे तो बाकी अपने आप आपको याद होने लगेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए चीजें मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। उम्मीद करता हूं आपको स्लाइड्स पसंद आएंगे। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट। अब इनका हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। एकदम सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज उससे बड़ा, हाई कोर्ट जज उससे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के से बड़ी कोर्ट होती है स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन से बड़ी कोर्ट होती है नेशनल कमीशन। तो तीनों का जज मैंने बताया वो मतलब जो है सिटिंग भी हो सकता है और रिटायर्ड भी हो सकता है, सिटिंग भी हो सकता है और रिटायर्ड भी हो सकता है। और कितने मेंबर्स यहां पे होंगे, तो 2 4 4 याद रखना है।
2 मेंबर, 4 मेंबर, 4 मेंबर, सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट, इनका मेंबरशिप का पीरियड टेन्योर क्या होगा, तो सब में 5 साल तो कॉमन है, और सबका 5 साल का पीरियड होगा, और या फिर उन 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर अर्लियर, 5 साल पहले खत्म हो सकते हैं या 5 साल खत्म होने से पहले 65 ईयर्स के आप हो गए तो आपको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। स्टेट कमीशन में 65 की जगह 67 है, नेशनल कमीशन में भी 67 है सभी मेंबर्स के लिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट रहेगा उसकी एज उसके लिए क्या है 5 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। जो प्रेसिडेंट है नेशनल कमीशन का, कौन है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज जो वहां पे रहेगा उसकी जो है टेन्योर क्या रहेगी, मेंबरशिप का पीरियड क्या रहेगा 5 साल और 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ध्यान से लिखना दोस्तों, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस आपने कर लेना है। नेक्स्ट, क्या एरिया कवर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, स्टेट कमीशन पर्टिकुलर स्टेट को कवर करता है, और नेशनल कमीशन पूरे देश को कवर करता है। मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन यानी पैसे की बात करें, अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आप कंप्लेन करना चाहते हैं जिन गुड्स का वैल्यू 1 करोड़ या उससे कम है, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ या उससे कम है, तो आप कहां जाने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। आपके साथ करोड़ों का घपला हुआ है तो आप कंप्लेन कहां करेंगे, स्टेट कमीशन के पास, अबव 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अबव 1 करोड़ यानी 1 करोड़ से ज्यादा है तो स्टेट कमीशन के पास जाएंगे अप टू 10 करोड़ तक। अगर आपसे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ अबव 10 करोड़ तो कहां जाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन के पास। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 7 इज अपील। अब क्या होता है, ये जो कोर्ट आपको दिख रही है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इन्होंने कोई ऑर्डर दिया यानी इन्होंने जजमेंट दे दिया, डिसीजन दिया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई भी पार्टी दोनों में से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी हायर कोर्ट को कंप्लेन कर सकती है, वो भी कितने दिन के अंदर, वो भी वहां पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया है, आप उसके खिलाफ कहां अपील कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में, और स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया उसके खिलाफ कहां आप अपील कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया, आप उसके खिलाफ कहां अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। डेज कितने कितने हैं, फर्स्ट के लिए 45 डेज है और बाकी के लिए 30 डेज है। अगर आज कोई ऑर्डर दिया है तो बाकी फर्स्ट के लिए 45 डेज और बाकी के लिए क्या है 30 डेज। तो इस तरह से आपने उसको याद करना है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, लास्ट चैप्टर पे अभी हम आ गए हैं, मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 8, स्कोरिंग चैप्टर है। इसको सबसे पहले पढ़िएगा, आपके लिए स्कोर करना आसान हो जाएगा। उल्टा पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें आसान है, खास करके शॉर्ट नोट्स वगैरह पीछे के चैप्टर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनकी परेशानी को देखते ही मैंने ये चीजें बनाई हैं ताकि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मार्केटिंग क्या है, ये फॉर्मूला है CCDVTP, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, वैल्यू, टारगेट मार्केट एंड प्रॉफिट। एक एक करके पढ़ते हैं। क्रिएटिंग का मतलब होता है, मार्केटिंग का एक ही मकसद है, डिमांड क्रिएट करना। हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हमने बढ़ानी है। जैसे रिसेंटली सैनिटाइजर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, हैंड वॉश का यूज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, पहले लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे। कम्युनिकेटिंग यानी लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करनी, उनको बताना है कि हमने आपके लिए मार्केट में सो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज डिलीवरिंग, यानी हमने आपके एरिया तक उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना, आप तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, हमने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आपको लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में पैसा खर्च करना वर्थ है, तभी आप अपनी जेब से पैसा निकाल के दोगे। नेक्स्ट इज टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है, वी कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। तो टारगेट किया जाता है, प्रोडक्ट बनाना है तो मैं किसके लिए बनाऊं, मेल के लिए बनाऊं, फीमेल के लिए बनाऊं, बच्चों के लिए बनाऊं, बड़ों के लिए बनाऊं, अमीरों के लिए बनाऊं, गरीबों के लिए बनाऊं, मिडिल क्लास के लिए बनाऊं। तो अकॉर्डिंगली टारगेट करके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है। जैसे आईफोन जैसा प्रोडक्ट गरीबों के लिए लॉन्च बिल्कुल भी नहीं किया गया है, शायद आपको पता। तो टारगेट करके ही वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लास्ट वन इज प्रॉफिट। हर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है और मार्केटिंग में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला याद करेंगे। इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, अगर आप उसको देखेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए IMP क्वेश्चंस का लिस्ट भी अपलोड करके रखा है, बस पढ़ते रहिए और स्कोर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग का डेफिनेशन। अभी जो चीजें बताई देखिए वही है यहाँ पे। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड
प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, बताया अभी आपको मैंने। एन एक्सचेंज ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, वैल्यू एड करना है कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक से, ये भी एक मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग 3 प्रकार से एग्जाम में आ सकता है, किसी भी 2 के बीच में, लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट नोट में किसी एक के बारे में पूछेंगे, सोसाइटी, फर्म या कंज्यूमर्स। एक एक करके देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, समाज के लिए क्या फायदा है। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समाज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन आपको सस्ता और अच्छा देने की कोशिश करेगा। सस्ता और अच्छा मिल रहा है तो इससे आपका क्या बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या होता है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है, तो कई सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं। मार्केटिंग क्या एक प्रोसेस है, कई सारे फंक्शंस हमने परफॉर्म करने पड़ते हैं। थोड़ी देर में बता रहा हूं, अभी आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इतने सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इतने सारे लोगों को हम काम पे रखने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 2 इसमें कवर हुआ, दैट इज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। हमें बाइंग करनी पड़ती है, सेलिंग करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। तो इन सब में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इन सबको क्या मिलता है, जॉब मिलता है। जॉब मिलेगा तो पैसा आएगा, और पैसा से क्या बढ़ता है, पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉइंट नंबर 3, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्केटिंग से कोशिश की जाती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम से कम हो, ताकि हम सस्ते में प्रोडक्ट आप तक पहुंचा सके। पॉइंट नंबर 4 तो मैं आपको बता चुका हूं, समाज को कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी समाज को बताया जाता है कि कौन सी कंपनी ने आपके लिए क्या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी देश की इनकम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग की वजह से फर्स्ट 2 पॉइंट्स देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट सबको मिलता है, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा तो आप नए प्रोडक्ट्स को डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट्स को डिमांड करेंगे तो प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी इनकम बढ़ी, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है उनकी इनकम बढ़ी, सरकार को टैक्स मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो ओवरऑल देश की तरक्की होगी, ओवरऑल देश की इनकम बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 6 इज मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, यानी समाज के तरह तरह के सेगमेंट्स होते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग, तो हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी हमारे लिए ये प्रोडक्ट लाएगी, वो प्रोडक्ट लाएगी। तो मार्केटिंग इसमें हेल्प करता है, हम उनके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, बिजनेसमैन को क्या फायदा है। पॉइंट नंबर 1, एक तो मार्केटिंग जब अवेयरनेस क्रिएट करता है तो फर्म को अपना प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी, लोगों को ज्ञान होगा तो फटाफट से प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा यानी फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है, अवेयरनेस की वजह से कंपनी का सेल बढ़ेगा, क्योंकि हम कस्टमर्स को अपनी ओर क्या करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट्स ट्रस्ट, अगर पब्लिक को हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम पब्लिक के सामने ट्रस्ट क्रिएट कर पाएंगे कि हमारी कंपनी आपको सस्ता भी दे रही है और अच्छा भी दे रही है। पॉइंट नंबर 4 इज बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, यानी मार्केटिंग रिसर्च जो की जाती है ना, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें पब्लिक के लिए क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अगर पब्लिक को वो हिसाब से प्रोडक्ट देंगे कि पब्लिक क्या ले रही है, क्यों ले रही है, कितना ले रही है, अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। इससे समाज को भी फायदा होगा, यानी पब्लिक को, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा और फर्म को भी फायदा होगा। पॉइंट नंबर 5, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, यस, यहाँ पे कोशिश की जाती है मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से कि हम नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम पब्लिक को नया प्रोडक्ट देंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 6 इज टैकलिंग द कंपटीशन, यानी हैंडल करना है कंपटीशन। दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल फ्रेंड्स बढ़ते जा रहा है, तो मार्केटिंग की मदद से फर्म को फायदा ये मिल सकता है कि कंपटीशन कितना भी हो फिर भी इनका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि मार्केटिंग इनको प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करता है। लेट अस सी द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को क्या फायदा है। पहला पॉइंट, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, ये बार बार सब में पॉइंट आ रहा है, अवेयरनेस वाला पॉइंट सब में लिख सकते हैं। कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी तो उनको सही डिसीजन लेने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अब क्या हो गया, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया, मार्केटिंग की मदद से आपको पता चल गया मार्केट में कितनी कंपनियां अवेलेबल है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हर कंपनी आपको सस्ता और अच्छा देने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी एट रीजनेबल प्राइस। पॉइंट नंबर 3 भी उसी से कनेक्टेड है कि आपको क्या मिलेगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग से पता चलता है कि कितनी वैरायटी अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली आप चॉइस कर सकते हो, तो पॉइंट नंबर 4 भी उसमें कवर हो गया। पॉइंट नंबर 5, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हर कंपनी आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी ताकि आप बार बार खुद भी आएँ और दूसरों को भी लाएं।
अकॉर्डिंगली कंपनी आजकल कई तरह के फ्लेवर्स एक्सेट्रा लॉन्च करती है, कलर्स लॉन्च करती है ताकि लोगों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 6, हर कंपनी आपके एरिया में गुड्स का रेगुलर सप्लाई रखेगी ताकि रेगुलरली आपको वो गुड्स मिलते रहें, शॉर्टेज ना हो। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स। इन सब को साथ में आप पढ़ सकते हो, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड बना के दिया है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। पॉइंट्स में याद कीजिएगा, एग्जाम में स्टूडेंट्स को पॉइंट्स याद नहीं आते, अंदर मसाला भर सकते हो, होशियार हो आप सब लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फ्रेंड्स 13 फंक्शंस आपको बताए गए हैं, इसको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। पॉइंट नंबर 1, कंपनी मार्केटिंग रिसर्च पे खर्चा करती है। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी, ताकि पता चल सके कंज्यूमर क्या चीज़ें ले रहा है, क्यों ले रहा है, कितनी क्वांटिटी में ले रहा है। अकॉर्डिंगली कंपनी अपने प्रोडक्ट में क्या करेगी, चेंजेस, ताकि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। पॉइंट नंबर 2, बाइंग एंड असेंबलिंग। अब क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल ले लो फैक्ट्री का। फैक्ट्री में पहले रॉ मटेरियल को बाय यानी परचेस किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, फिर उसको इकट्ठा करके असेंबल किया जाता है, उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस डिसाइड करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 3, मार्केट प्लानिंग। कोई भी चीज़ को ना सक्सेस पाने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट प्लानिंग क्या होता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक डिज़ाइन है कि मार्केट पे हम कैसे कब्जा करेंगे। जैसे जियो का एग्जांपल ले लो, पहले सबको फ्री दिया कि सिम कार्ड फ्री है, नेटवर्क फ्री है, बाद में कैसे लोगों की जेब से पैसा निकाला। तो ये मार्केट की प्लानिंग करते हैं कि मैं मार्केट पे कैसे कब्जा करूँगा। पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने की कोशिश करती है, डेवलप करने की कोशिश करती है। बेस्ट एग्जांपल अपने मोबाइल का ले लो, हर बार उसमें कुछ ना कुछ नए फंक्शंस ऐड करने की कोशिश की जाती है। आप जो ऐप्स वगैरह यूज़ करते हो, जूम एक्सेट्रा, उसमें को भी बार बार अपग्रेड किया जाता है ताकि आपको और अच्छा बेनिफिट मिल सके। पॉइंट नंबर 5, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मेंटल प्रोसेस है, ग्रेडिंग फिजिकल प्रोसेस है। स्टैंडर्ड यानी लेवल के हिसाब से गुड्स को अलग अलग किया जाता है, ग्रेडिंग में भी वही होता है, लेकिन ग्रेडिंग खेती बाड़ी वाले गुड्स के लिए यूज होता है और स्टैंडर्डाइजेशन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यूज होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होता है, गुड्स को डैमेज से बचाने के लिए हम गुड्स को पैक करते हैं, बॉटल, कंटेनर एक्सेट्रा का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि गुड्स को हम डैमेज होने से बचा सकें। लेबलिंग क्या होता है, जो स्टिकर, जो लेबल लगाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, दैट इज लेबलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, नेम आइडेंटिटी गिवन टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एक नाम, एक पहचान दी जाती है ताकि लोगों को प्रोडक्ट पहचानने में, प्रोडक्ट लेने में आसानी हो। जब हम ब्रांड को रजिस्टर्ड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यानी हमने कस्टमर को कई प्रकार की सेवाएं देनी है, प्रोडक्ट बेचने से पहले, प्रोडक्ट बेचने के बाद। इससे क्या होगा, हम कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करते रहेंगे और वो हमेशा हमसे प्रोडक्ट लेते रहेंगे। पॉइंट नंबर 9 इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो हमें पैसा देता है उसको हम प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं होगा माल उतना। कम रखेंगे तो फिर हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्राइस को फिक्स करना चाहिए। जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मार्केट में कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, वो हिसाब से हमने काम करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोशनल चैनल्स। अब क्या होता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए कई सारे चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, ताकि हम आप तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकें। नेक्स्ट, प्रमोशनल चैनल्स। अब प्रमोशन के कई सारे चैनल्स होते हैं ताकि वो गुड्स के बारे में आपको अट्रैक्ट कर सकें। कई सारे स्कीम्स, ऑफर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, सेल्समैनशिप एक्सेट्रा का यूज किया जाता है ताकि हम आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 11 इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमने माल आप तक पहुंचाना है। आप जिस भी एरिया में रहते हो वो प्लेस हमने कवर करनी है। आप कहीं पर भी रहते हो, हमने आप तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो वो हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आप तक प्रोडक्ट पहुंचता है तो रोड, रेल, एयर, वाटर एक्सेट्रा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वो हिसाब से हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर हाउसिंग यानी गोदाम। अच्छा फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक ब्लैंक आता है, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग की बात करें तो गोदाम की बात करें। वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
आज ही माल बनाया तो आज ही सब बिकेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सही समय आने तक गुड्स को स्टोर करके रखते हैं गोदाम को सेफली, ताकि गुड्स डैमेज ना हो और सही समय आने पे हम लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा सके। तो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, ये आपने याद रखना है, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये उसका इंट्रोडक्शन है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स। मार्केटिंग वेरिएबल्स क्या है, जो 7 पीस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो 4 पीस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको नाम दिया मार्केटिंग वेरिएबल्स। इसका हम इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे ताकि हम डिजायर्ड रिजल्ट को यानी अपने गोल को अचीव कर सकें। मार्केटिंग मिक्स का एक ही मकसद है, पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस एंड राइट प्लेस। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। स्टार्टिंग में 4 पीस लाए गए थे, जिसको नाम दिया गया था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। किसने लाया था? ई जेरोम ने लाया था, मैककार्थी ने। कब लाया था? 1960 में। बाद में इसको अपग्रेड करके ऐड किया गया, इसको फर्दर एक्सटेंड किया किसने? बूम्स एंड बिटनर ने। कब? 1981 में। उन्होंने इस 4 पीस में 3 पीस और ऐड कर दिए। तो अभी ध्यान से देखिए, 2 प्रकार का मार्केटिंग मिक्स है। एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, अगर एग्जाम में पूछा तो 4 पीस बताने, प्रोडक्ट यानी सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। सर्विस मार्केटिंग मिक्स पूछा तो 4+3 7 पीस आपने बताने हैं। ठीक है दोस्तों, वो कौन से 7 पीस है? लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। एक एक करके हम देखेंगे। आप इनको ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो, लेकिन पहला 2 पी आप सेम टू सेम लिखेंगे, बाकी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके नंबर वाइज लिखेंगे, क्योंकि सर्विस वाले सब एक साथ आने चाहिए और वो लास्ट में आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 4 आपने अच्छे से लिखनी है, फर्स्ट 4 आपने नंबर वाइज लिखने हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, बस प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए, वरना मार्केटिंग मिक्स काम नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, प्राइस में आपको बता चुका हूं, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्लेस, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिस जगह पे डिमांड है हमने वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, वरना अपना माल बिकने वाला नहीं है। क्यों फॉरेन की कंपनियां जो हमारे देश में बिजनेस कर रही है? क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसका उनको बेनिफिट मिलता है। वो अपने देश से उतना नहीं कमाते जितना इंडिया से कमाते, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज प्रमोशन। हमने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है तो प्रमोशन के कई सारे टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, नए नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोगों की जेब से पैसा निकाल सके और अपनी जेब में डाल सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये थे हमारे 4 पीस जो सबको एप्लीकेबल है। अब जो बाकी के 3 पीस हैं 5, 6, 7, ये सिर्फ सर्विस को एप्लीकेबल है। 7 पीस बोला तो उसमें लिख सकते हो, सर्विस मार्केटिंग मिक्स बोला तो 3 ऐड कर सकते हो। पीपल, अब सर्विस कौन देता है? हमारे एम्प्लॉयज देते हैं। आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो सर्विस सेंटर में सर्विस एम्प्लॉयज देते हैं, तो वो हाईली ट्रेन होने चाहिए। सही बंदे को काम पे रखना है, समय समय पे उनको ट्रेनिंग देती रहनी है, ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट 6th पॉइंट इज प्रोसेस। अब क्या होता है? सर्विस देने का एक प्रोसेस होता है। जैसे खाना बनाना एक प्रोसेस है। आप मैकडी में जाते हो या डोमिनोज की बात करें, वो बोलते हैं 30 मिनट्स में हम आप तक पिज्ज़ा पहुंचाएंगे, 30 मिनट्स का टाइम आप हमें दीजिए, तो पिज्ज़ा बनेगा, पैक होगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। तो प्रोसेस का जो टाइम है वो कम लगना चाहिए, प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, ताकि हम लोगों को सही समय पे प्रोडक्ट पहुंचा सके, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं करता। पॉइंट नंबर 7 इज फिजिकल एनवायरनमेंट। वैसे तो सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ फिजिकल एविडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे होटल हो या हॉस्पिटल हो, उसका इंटीरियर डेकोरेशन, साफ सफाई, कैंपस एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें काउंट होती है। कितना अच्छे से उसको बनाया गया है, कितना वेल फर्निश है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एविडेंस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है? ये दिखा के ना हम कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे हम ज़्यादा पैसा वसूल कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स वो अवेलेबल है। मार्केटिंग के ऊपर तो अभी रिसेंटली मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए बना के, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत डिटेल में बनाया गया। कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना सुनना हो तो, ये तो रिवीजन है तो वो हिसाब से बता रहा हूँ। अभी लास्ट टॉपिक हमारा मार्केट, एक्चुअल में स्टार्टिंग में आता है, लेकिन मैंने इसको लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि इसमें से ज़्यादा करके आपको ऑब्जेक्टिव या टर्म वगैरह पूछ सकते हैं, इसके लिए इसको लास्ट में लिया गया।
तो मार्केट में क्या क्या सीखने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले मार्केट का मीनिंग। मार्केट क्या है, ये वर्ड लिया गया लैटिन वर्ड मार्केटस, जिसका मतलब होता है टू ट्रेड मर्केंडाइज और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांसैक्टेड, यानी एक जगह जहां पे ट्रेड यानी क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। इसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, अकेले में ट्रेड नहीं हो सकता। और वो 2 लोग कौन होंगे, स्क्रीन पे नाम दिए, बायर्स एंड सेलर्स। इनके बीच में जो एक्सचेंज होगा गुड्स का, वो किस चीज के लिए होगा, फॉर मनी, पैसे के लिए गुड्स का लेन देन होगा बिटवीन बायर एंड सेलर। अब कंसेप्ट ऑफ मार्केट को 6 भागों में आपको रीड करना पड़ेगा। धीरे धीरे कंसेप्ट ऑफ मार्केट चेंज हो गया। पहले पुराने जमाने में था प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, यानी पहले प्लेस को महत्व दिया गया था। पहले किस चीज को महत्व दिया गया था, प्लेस को महत्व दिया गया था। प्लेस इंपॉर्टेंट है जहां पे गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होगा फॉर मनी। फिर कंसेप्ट चेंज हुआ, कॉमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो कॉमोडिटी बाइंग एंड सेलिंग इंपॉर्टेंट है, प्लेस का इतना महत्व नहीं है। फिर नेक्स्ट आया एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट, यानी यहां पे दोनों पार्टीज के बीच में अपनी मर्जी से बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए, किसी भी प्रकार का फ्रॉड या जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दैट इज एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। दोनों पार्टी वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग। एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या है फ्रेंड्स, 2 पार्टीज मिलके प्राइस फिक्स करेंगे और वो एक पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होगा। 2 पार्टीज मिलके, बायर एंड सेलर मिलके प्राइस फिक्स करेंगे और वो प्राइस फिक्स सर्टेन एरिया के लिए ही होगा, जिसको हमने नाम दे दिया एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। प्राइस ये लोग फिजिकली आपस में मिलके भी डिसाइड कर सकते हैं या फिर मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, यानी यहां पे एग्रीगेट डिमांड को महत्व दिया गया है। डिमांड को ही हमने मार्केट बोला, यानी जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसको ही हमने मार्केट नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया था तो मास्क, सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा थी तो उसको ही हमने मार्केट दे दिया। दवाइयों की डिमांड बढ़ गई तो उसको ही हमने मार्केट नाम दे दिया, जिसको हमने नाम दिया डिमांड। और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, यानी कस्टमर सब मिलके ज्यादा क्या डिमांड कर रहे हैं तो उसको हमने मार्केट नाम दे दिया। नेक्स्ट इज स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट, यानी ये कहां से आया, ये आया बिकॉज ऑफ एमरजेंस ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये मार्केट आया है। आजकल हम ई कॉमर्स पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हैं ताकि हमें बाइंग एंड सेलिंग करने में आसानी हो। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल पे, फोन पे, ओला एक्सेट्रा, स्विगी, जोमैटो का इस्तेमाल करते हो, तो ये डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट है। इसके माध्यम से भी हम आसानी से बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ मार्केट 6 भागों में। एक एक मार्क के लिए टर्म में आ सकता है, इसके लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी फ्रेंड्स। इसके लिए वो आपके लिए नोट्स भी मैंने आपको बता दिए ताकि आप लिख पाएं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। अब इसको कई बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले दिया गया एरिया के हिसाब से उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। पर्टिकुलर अपनी नियर बाय एरिया कवर करते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया लोकल मार्केट। अपने ही देश में पूरे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो हो गया नेशनल मार्केट। एक देश में माल बनाया दूसरे में बेच रहे हैं तो वो हो गया इंटरनेशनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग टर्म मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, कुछ घंटों के लिए मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स, एग्जाम्पल वगैरह वहां पे दिए गए हैं, मैं बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, आपने खुद पढ़ लेना है। शॉर्ट पीरियड की बात करें, मार्केट की बात करें तो वीकली मार्केट, फेस्टिवल मार्केट, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। लॉन्ग पीरियड मार्केट यानी मार्केट फॉर ड्यूरेबल कॉमोडिटीज, क्योंकि वो नॉन पेरिशेबल कॉमोडिटीज है, लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, 2 प्रकार का मार्केट होता है, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मार्केट में बल्क में बाइंग एंड सेलिंग होता है। होलसेलर माल रिटेलर को बेचता है, यानी होलसेलर सेलर है और रिटेलर बायर है। रिटेल मार्केट की बात करें तो रिटेल मार्केट में रिटेलर माल बेचता है किसको, कंज्यूमर को, इन स्मॉल क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट जहां पे खेती बाड़ी वाले गुड्स आते हैं। सेकेंडरी मार्केट जहां पे सेमी प्रोसेस गुड्स आते हैं, जैसे वहां पे एग्जांपल्स आपको दिए गए, आयरन ओर, यार्न मार्केट एक्सेट्रा। टर्मिनल मार्केट क्या होता है, यहां पे डायरेक्टली माल बेचा जाता है फाइनल कंज्यूमर को। रिटेल मार्केट को हम यहां पे टर्मिनल मार्केट कह सकते हैं, जहां पे माल बेचा जा रहा है किसको, फाइनल कंज्यूमर को। कमोडिटी मार्केट क्या होता है फ्रेंड्स, मार्केट फॉर गुड्स मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 तरह के गुड्स आते हैं। हम सब जो यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स, और इनको बनाने के लिए जो गुड्स होते हैं उनको नाम दिया इंडस्ट्रियल गुड्स।
कैपिटल मार्केट क्या होता है, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल का क्या होता है, बोरोइंग एंड लेंडिंग यानी लेन देन होता है, तो उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल मार्केट। जहां पे पीरियड इंडेफिनिट भी हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे पैसा वापस कब मिलेगा पता नहीं, जब कंपनी बंद होगी, कब बंद होगी वो भी हमें पता नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन में दो प्रकार का मार्केट है, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, जहां पे हम रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है, सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अनरेगुलेटेड यानी फ्री मार्केट, जहां पे कोई नियम नहीं है, जिसको डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन दो प्रकार का मार्केट है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए आपको दिया गया है। जहां पे व्हाइट कलर वाले वर्ड्स को ध्यान देंगे, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और सेलिंग होमोजेनस यानी सबका प्रोडक्ट सेम होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दोनों पार्टीज को परफेक्ट नॉलेज होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सिंगल प्राइस मार्केट में चलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इम्परफेक्ट मार्केट ज्यादा करके चलता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला पॉइंट है मोनोपोली, यानी सिंगल सेलर होगा, वो सिंगल प्रोड्यूसर भी हो सकता है। मोनो यानी सिंगल, उसका पूरे मार्केट पे कब्जा होगा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ड्यूओपोली यानी दो सेलर होंगे, इनका प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और ये दोनों मिलकर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ऑलिगोपोली यानी फ्यू सेलर्स, जैसे नेटवर्क बेचने वाली कंपनी, इनका प्रोडक्ट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां, तो बेस्ट एग्जांपल दिया ऑलिगोपोली। एंड द लास्ट वन इज मोनोपोली, का मतलब होता है सिंगल बायर। अगर अकेला बायर है किसी प्रोडक्ट का तो उसको नाम दिया मोनोपोली। तो ये था टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्रकार के मार्केट मैंने आपको बताए हैं, इसके सेपरेट वीडियोस अलग से बने हुए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने रिवीजन कंप्लीट किया, ये हमारा फाइनल पार्ट था। आपने तीनों पार्ट्स अगर देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। स्क्रीन पे कुछ चीजें आपके लिए, आपको जब भी मेरा कोई भी वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसमें कुछ चीजों का लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो ढूंढना है तो आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होगा तो प्लेलिस्ट पे आप वहां पे देखेगा वर्ड, वहां पे क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं। आपको जो स्टैंडर्ड का, जो चैप्टर का वीडियो देखना हो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।